अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। एंड आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ना, दैट वाज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर शुरू किया हुआ था, चैप्टर नंबर 1, और उसका टॉपिक हमने शुरू किया था एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक हमारे पास है पीरियड थर्ड एलिमेंट। पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। देखिए, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? देखिए, पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, और जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो थर्ड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हमने इनके बारे में स्टडी करना है। एंड सेकेंडली हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे आज इंशाल्लाह। और यहीं पे हम लोग देखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ये किस किस सब्सटेंस के साथ, मॉलिक्यूल के साथ सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो बच्चे पीरियड थर्ड के अंदर जो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, तो बच्चे उनके वन बाय वन में आपके सामने एक बना देता हूँ रोज ही। बच्चे सबसे पहला हमारे पास आता है सोडियम, दैट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 11। बच्चे इसका एटॉमिक नंबर 11 सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। उसके बाद हमारे पास आता है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन आता है, एटॉमिक नंबर 14। उसके बाद फास्फोरस आता है, एटॉमिक नंबर 15। उसके बाद सल्फर आता है, एटॉमिक नंबर 16। उसके बाद क्लोरीन आता है, एटॉमिक नंबर 17। और आर्गन आता है मुझे एटॉमिक नंबर 18। अब यहां पे ना एलिमेंट्स तो हमारे आ गए, 8 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। अब हमने इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है हम लोगों ने। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग इनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहां पे स्टडी करेंगे हमारे कोर्स के अंदर। तो वैसे उसके अंदर ना हमारे पास सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है, वैसे हम इनकी सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला हमारा काम होगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनके अंदर मसाइल होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा खासा उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है, तो उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन डिलीवर करें इंशाल्लाह। मुझे टॉपिक हमारे पास दूसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। मुझे एटॉमिक रेडियस और विद रिस्पेक्ट टू दीज एलिमेंट्स हमने स्टडी करना है कि अगर पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस को स्टडी करना पड़ जाए तो फिर क्या होगा एटॉमिक रेडियस के साथ। मुझे नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो कोशिश करेंगे कि हम इन 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही वाइंड अप करें जितना हमारे पास पॉसिबल हुआ। बच्चे सबसे पहला हमारे पास जो आ रही है ना दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं कि हम लोग इनको कैसे ऑन द बेसिस ऑफ दियर एनर्जी हम कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन दियर सबशेल्स। तो बच्चे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कैसे होगी देखें, हम लोग ना एक जनरल रूल पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उसके अंदर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी ऑफ द रूल के मुताबिक हम लोग करते हैं। उसके लिए हमारे पास रूल होता है कि आप S और S 2 बार लिखें, S और S अकेला आ गया। उसके बाद आपके पास दो बन जाएंगे PS एंड PS 2 बार हो गया हमारे पास। उसके बाद 3 कर दें DPS और DPS और FDPS 1 बार, FDPS 2 बार। हमने इसको सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। SS, फिर PSPS, फिर हमारे पास DPS
और एफडीपीएस ये हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास तरतीब आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ बरूल के मुताबिक हम इनको अरेंज करते हैं। अब एस को नंबर करना है 1 से, तो ये एस हो गया फर्स्ट शेल का, ये एस हो गया सेकंड शेल का, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। वैसे 8वां शेल अभी तक नहीं आया हमारे पास, 8 शेल हो गए। अब P को नंबर करना है। बच्चे पहले शेल का P इसके अंदर नहीं आता, बिकॉज वहां पे N और L वैल्यू जो है वो आपस में सेम आ जाती है। देखिए अगर हम लोग कहते हैं ना कि 2 का P, तो इसके लिए N वैल्यू भी 2 आ गई। सॉरी N वैल्यू हमारे पास सॉरी अगर 1P की बात करें, सॉरी अगर 1P की बात करें 1, तो N वैल्यू 1 आ गई और P के लिए L वैल्यू भी 1 होती है, बिकॉज इसमें एक नोड होता है, एक नोड होता है इसके अंदर। तो L वैल्यू देखिए, N और L वैल्यू आपस में कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती हैं। तो ये यहां पे हमारे पास 1P पॉसिबल ही है, तो 2 से शुरू करेंगे, तो 2P, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये हमारे पास P के लिए नंबरिंग आ गई। D के लिए कैसे करेंगे? D के लिए D बच्चे 3 से शुरू होता है, बिकॉज अगर 2D करते हैं तो अगेन से N और L वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो 3 के अंदर पहला D आता है, 3D, 4D, 5D एंड 6D। और सेम केस F के लिए जब हम बात करते हैं तो बच्चे F चौथे शेल के अंदर आता है। अब 3 का F क्यों नहीं हो सकता? अगेन से वही बात आ गई कि N और L वैल्यू बराबर हो जाएंगे, और जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब ये हमारे पास आ गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p एंड 8s। इस तरीके से आप इनको अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं आप लोग। अब हम लोगों ने ना चेक करना है कि यहां पे हमारे पास, अब बच्चे देखें, जब हम लोग पहले बात करते हैं ना सोडियम की, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बाकियों को उसी हिसाब से अपना अरेंज करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बच्चे यहां तक ये मैच कर रही है नियॉन से, तो हम कह सकते हैं नियॉन और उसके बाद 3s1, इसको ऐसा कह सकते हैं हम लोग, नियॉन और 3s1। तो क्या हम बाकियों को इसी हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखें, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन तक आ गए, मतलब नियॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही वाली, और आगे हमारे पास 3s की बारी है तो 3s2 हो जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम की बात करें एटॉमिक नंबर 13, तो नियॉन तक सेम आएगी। अब 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अब 10 और ये दोबारा एक रहता है हमारे पास 13 वाला, तो वो 3p के अंदर जाएगा, 3p1। सेम हमारे पास नेक्स्ट बचते हैं बच्चे, सिलिकॉन की बात करते हैं एटॉमिक नंबर 14, तो ये नियॉन के बाद कहां पे जाके स्टॉप होगा? नियॉन के बाद 3s2, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 3p के अंदर 2 आ जाएंगे। फास्फोरस की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 15, तो ये नियॉन तक तो सेम होगी, 1s2, 2s2, 2p6, अब 3s2 और 3p3 हो जाएगा। सल्फर जो है ये 3p4, इसी तरह क्लोरीन जो है ये 3p5, और हमारे पास जो आर्गन है ये 3p6 तक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहां तक स्टॉप हो जाती है। बच्चे दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग शुरू करने जा रही है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। बच्चे हम लोग ना यहां पे कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि क्या किसी एक एटम का रेडियस मालूम करना पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। तो
हम लोग कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द रेडियस ऑफ इम्पॉसिबल टू फाइंड रेडियस ऑफ अ सिंगल का मतलब अनबॉन्डेड नॉन बॉन्डेड एटम। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एटम इज डायनामिक स्ट्रक्चर ड्यू टू डायनामिक स्ट्रक्चर। वैसे इसका स्ट्रक्चर अच्छा खासा डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है, डायनामिक होता है। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, शफल होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। तो जब डायनामिक स्ट्रक्चर है तो डायनामिक का मतलब है मोशन के अंदर, और मोशन वाले स्ट्रक्चर में तो कैसे हम फिक्स उसका रेडियस निकाल सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चे? फिर हम लोग क्या कर लेते हैं इसका, वी फाइंड रेडियस इन स्ट्रिक्टली बॉन्डेड कंडीशंस। स्ट्रिक्टली बॉन्डेड कंडीशंस, बॉन्डेड स्टेट में मतलब हम इनका रेडियस निकालते हैं। अब पहले तीन एटम की बात करें ना, पहले तीन एटम की बात करें तो पहले तीन हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं? सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। बच्चे इनकी नेचर अगर हम बात करें, दीज आर मेटल्स, और ये जो बॉन्ड बनाएंगे दैट इज मेटालिक बॉन्ड। अब इनके मेटालिक बॉन्ड से हम लोग जब रेडियस की बात करते हैं, सोडियम का पहला शेल है एक, यहां पे सोडियम का दूसरा एटम है, उसके तीन शेल्स हैं, तो दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच में जो फासला होता है ना, उसको हम लोग हाफ कर देते हैं। अब मेटालिक बॉन्ड से जो रेडियस निकला दैट इज कॉल्ड अब देखें ये बीच में जो फासला है ना हमारे पास, अब ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस। अब चूंकि मेटालिक बॉन्ड से निकला तो दैट्स व्हाई दिस रेडियस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, तो इन तीनों का मेटालिक रेडियस होता है। ठीक है, अगली बात हम लोग करते हैं, क्लोरीन की बात कर लें तो हम लोग कहते हैं क्लोरीन जो है ना वो दूसरे क्लोरीन के साथ क्या करेगा, उसने शेयरिंग करनी है, म्यूचुअल शेयरिंग करनी है, और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनने वाला बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में लाइक हमने क्लोरीन को देखा, यहां पे दो क्लोरीन लिए, इनका जो दरमियानी फासला था ना वो था 198 पिकोमीटर। हमने दो पे डिवाइड कर दिया तो आया 99 पिकोमीटर, एंड ये उसका रेडियस है। चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना नेक्स्ट वाले, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड से जो इनका रेडियस निकला दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। अब ये तो बात हमारे पास होगी। देखिए जो मेटालिक एटम्स हैं, मेटालिक लैटिस से इनका रेडियस निकालेंगे, मेटालिक बॉन्ड से इनका रेडियस निकालेंगे तो कहलाएगा मेटालिक रेडियस। जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, इनका जो रेडियस निकालेंगे दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो सेम जो नॉन हमारे पास आ रहा है, नॉन बॉन्डेड स्टेट में एटम आ रहा है दैट इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनका रेडियस कैसे निकालेंगे? बच्चे इनके बीच में ना एक मोमेंट्री फोर्स एग्जिस्ट करती है, मोमेंट्री फोर्स। अगर हम आर्गन की बात करें तो इनका रेडियस कैसे निकलता है? बिकॉज मैंने बोला कि एक आर्गन का रेडियस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हमारे पास एक डायनामिक स्ट्रक्चर होता है। तो फिर क्या होगा? देखें जब एक आर्गन जो है यहां से आ रहा है, दूसरा आर्गन जो है वो यहां से आ रहा है, तो जब आपस में नजदीक में से गुजरते हैं ना, कुछ लम्हे के लिए आपस में से गुजरते हैं, कितने टाइम के लिए? 10⁻⁻15 सेकंड। लाइक हम लोग बात करते हैं कि पीको नैनो सेकंड के लिए जब आपस में ये गुजरते हैं एक दूसरे के साथ से, तो ये क्या करते हैं बच्चे, वहां पे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करते हैं। इनके डायपोल क्रिएट होते हैं, एक इंस्टेंट के लिए डायपोल क्रिएट होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा मे बी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। तो वहां पे इनके बीच में एक मोमेंट्री फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड
लंदन डिस्पर्जन फोर्स, दैट इज इंटरमालिक्यूलर फोर्स। ये बहुत शॉर्ट रेंज इंटरमालिक्यूलर फोर्स होती है जो नैनो सेकंड पिको सेकंड के लिए एग्जिस्ट करती है, फिर फौरन टूट जाती है, बिकॉज मालिक्यूल आए और साथ में से गुजर के चले गए। तो उस टाइम जब ये दो आपस में नजदीक होते हैं तो तब हम ये जो बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड बना उनसे जो हम रेडियस निकालेंगे, बच्चे ये जो वीक बॉन्ड होता है ना, इनको वंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है, वंडरवाल फोर्स। तो वंडरवाल फोर्स से जो रेडियस निकलेगा दैट इज कॉल्ड वंडरवाल रेडियस। मुझे यहां तक इसको मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, एटॉमिक रेडियस कि देखें हमने अगर कुछ एटम जो मेटालिक लैटिस फॉर्म में पाए जाते हैं, अगर मेटालिक बॉन्ड से अगर हम इनका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कहलाएगा मेटालिक रेडियस। अगर कोवेलेंट बॉन्ड से इनका रेडियस निकालेंगे, दो एटम के न्यूक्लियाई का दरमियानी फासला डिवाइड करके दो पे, तो रेडियस निकालेंगे दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। और अगर क्या नाम है वंडरवाल फोर्स से अगर हम इनका रेडियस निकालेंगे दैट रेडियस विल बी कॉल्ड वंडरवाल रेडियस। मुझे होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर इस बोर्ड को क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, तो देखिए हम लोग अपनी डिस्कशन को आगे जारी रखते हैं। बच्चे एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बच्चे दो तरीकों से मैं यहां पे आपके सामने डायग्राम बना देता हूं कि देखिए ये हमारे पास एक क्लोरीन है लाइक, और यहां पे हमारे पास एक दूसरा क्लोरीन है, दो न्यूक्लियस के दरमियानी फासला। अब इसको हाफ करेंगे तब भी रेडियस आएगा, और अगर सिर्फ एक का ले लें तब भी हमारे पास रेडियस आएगा। तो हम दो तरीकों से इसको डिफाइन कर लेते हैं। बच्चे डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? हम कहते हैं कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू, या कोवेलेंट बॉन्डेड हो या कोई भी बॉन्ड हो ना हमारे पास, टू बॉन्डेड एटम, टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच में जो फासला है उसको हाफ करेंगे, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि देखिए आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एनी गैसियस एटम, विच इज एक आइसोलेटेड, एक सेपरेट एटम को गैसियस एटम कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक एटम के न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल तक जो फासला होता है दिस इज कॉल्ड रेडियस। और इसकी यूनिट्स जो हमारे पास होती है ना बच्चे, ज्यादातर ये पिकोमीटर में लिया जाता है या एंगस्ट्रॉम में लिया जाता है। बच्चे 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 रेज टू पावर -10 मीटर के, 10 रेज टू पावर -10 मीटर के बराबर होता है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम। या हम लोग कह सकते हैं 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है, या 10 पिकोमीटर, सॉरी 100 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो ऐसा कह सकते हैं। बच्चे कौन कौन से फैक्टर्स को इसको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। उन्हीं फैक्टर्स को अप्लाई करके हम पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स को बनाएंगे कि उसका उनका रेडियस का ट्रेंड क्या होगा हमारे पास। देखिए फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चे जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो आ रहा है फैक्टर, दैट इज नंबर ऑफ शेल्स। जाहिर सी बात है
कि नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होंगे एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा होगा। लाइक देखिए, अगर नंबर ऑफ शेल 1 है तो फासला कम, नंबर ऑफ शेल 2 हैं तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच में फासला ज्यादा, नंबर ऑफ शेल 3 हो गए तो एटॉमिक रेडियस और भी ज्यादा हमारे पास हो गया। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ शेल के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ शेल के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया एटॉमिक रेडियस का। और दूसरी चीज हमारे पास बचे, देखिए अक्सर बुक्स में ना यहां पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन अगर इसको ना न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ऑप्शन बिल्कुल आप बेस्ट ऑप्शन है, एटॉमिक रेडियस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, जाहिर सी बात है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज होगा वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जब खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली कम होगा हमारे पास। लेकिन इसकी बजाय अगर हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड यूज करें ना तो वो ज्यादा सही होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों होता है? बिकॉज ये हमारे पास जो है ना अफेक्ट करता है, मतलब नेट इफेक्टिवली कितना पहुंच रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग भी देते हैं। तो लेट से अगर वो प्रोटॉन 10 हमारे पास 11 प्रोटॉन अट्रैक्शन भेज रही हैं तो बीच में से 10 जो हैं वो शील्ड भी कर रही हैं, तो वो जो नेट अट्रैक्शन है वो कम पहुंचती है इलेक्ट्रॉन तक। तो नेट अट्रैक्शन जो होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। ये हम सलाटर रूल से जाके निकालते हैं, वहां से हमारे पास इफेक्टिव जो जेड इफेक्टिव हमारे पास निकलता है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड इफेक्टिव से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये बराबर होता है एटॉमिक नंबर में से आप शील्डिंग माइनस कर लें, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये स्लैटर रूल की मदद से हम निकालते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम इसको पीरियड थर्ड के ऊपर अप्लाई करें तो मुझे पीरियड थर्ड के अंदर हम कहते हैं इन पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। अब क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीज। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लोग बात करें सोडियम तो 11 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की बात करें 13 हो गए, सल्फर की बात करें 16 हो गए, क्लोरीन 17 हो गए, आर्गन 18 हो गए। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रही है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। दिस मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। सो एटॉमिक रेडियस का तो इनवर्स रिलेशन है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस जो हमारे पास होता है बच्चे वो कम होता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो हमारे पास होता है वो कम होता है हमारे पास। यही वजह होती है कि जब हम लोग चेक करते हैं ना हमारे पास सोडियम का, तो बच्चे सोडियम का हमारे पास 185 पिकोमीटर 186 पिकोमीटर राउंड अबाउट इतना आता है। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं क्लोरीन की बात करते हैं तो बच्चे ये 99 पिकोमीटर हमारे पास आता है। तो देखें लेफ्ट टू राइट हमारे पास ये कम हुआ। बच्चे आर्गन की जब बात करते हैं ना आर्गन की, तो बच्चे ये 188 पिकोमीटर, ये तो सबसे ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, ऑलमोस्ट नॉन बॉन्डेड स्टेट में है। क्यों नॉन बॉन्डेड स्टेट में? बिकॉज हम बहुत ज्यादा वीक जो मोमेंट्री फोर्सेस होती हैं, मोमेंट्री फोर्सेस से जाके इनका रेडियस निकालते हैं, इस वजह से इनका सबसे ज्यादा होता है। लेकिन बाद ऐसे रेफरेंसेस होते हैं जो शो करते हैं कि ये 2 आर्गन का लिखा हुआ है, तो अगर एक आर्गन का निकालें तो वो अगेन से 96 पिकोमीटर निकलता है, तो वो इसका मतलब है कि वो क्लोरीन से भी कम हो गया हमारे पास। तो ये तो हमारे पास हो गया। मुझे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आते हैं? अब अक्सर ना पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आया कि लिथियम का
रेडियस जो है, और अगर आप हीलियम लिथियम आयन और हीलियम के आयन को आप कंपेयर करें तो किसका एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगा और किसका ज्यादा होगा। तो बच्चे हम लोग ना बोहर के पोस्टुलेट्स के मुताबिक रेडियस की इक्वेशन निकालते हैं, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है रेडियस का एटॉमिक नंबर के साथ इनवर्स रिलेशन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो यही चीज है, देखिए न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा। तो लिथियम का कम होता है और हीलियम का ज्यादा। एक तो ये वही बात होगी। बच्चे दूसरी बात कि जो कैटाइंस होते हैं इनका उनके न्यूट्रल एटम से हमेशा कम होता है। न्यूट्रल एटम से हमेशा इनका कम होता है। मिसाल के तौर पे सोडियम आयन की बात करें तो न्यूट्रल सोडियम से इसका कम होगा। क्यों? न्यूट्रल सोडियम में 3 शेल्स हैं, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सोडियम क्या करता है, आखिरी शेल का 1 इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर दिया तो आखिरी शेल ही तरह से खत्म हो गया। इसको तो 2 शेल्स बच गए। जब 2 शेल्स बच गए तो इसका रेडियस तो कम हो गया। लेकिन इसके मुकाबले में जो एन आइंस होते हैं ना, एन आइंस होते हैं, इनका ज्यादा होता है इनके न्यूट्रल एटम से। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब देखें लाइक क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की, तो क्लोरीन नेगेटिव है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और न्यूट्रल एटम के क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है ड्यू टू क्या इनके बीच में रिपल्जन ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उस वजह से इनका एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाता है। बाज़ औक़ात ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है, लाइक हमारे पास अगर ऐसा आ जाए कि हमारे पास देखें मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +2 और सोडियम +2 की बात करें, या मैग्नीशियम +1 को ले लें इसका। अब इनमें किसका सबसे कम होगा और किसका सबसे ज्यादा होगा? तो देखें मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसका मतलब अभी तक भी इसका आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के 3 शेल थे और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 निकले फिर भी 1 है। लेकिन सोडियम का क्या था, 3 शेल थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 बच गए, इसका रेडियस सबसे कम होगा हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं। आप लोगों को देखें आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस करेंगे, वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि आपके पास किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा और किसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। वैसे आप लोग इसका जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं फिर आगे हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके फैक्टर इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। विच स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अच्छा बच्चे, तो हमारा लेक्चर कंटिन्यू था, उसमें हमने 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के। तो वैसे तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी। वैसे देखिए नाम से जाहिर है आयन का जिक्र हो रहा है, आयन मतलब कोई ना कोई चार्ज होगा। तो बच्चे यहां पे जो हम लोग बात करते हैं ना ज्यादातर वो पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। अब किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, लाइक किसी एटम से देखिए पॉजिटिव चार्ज कब आया, इसका मतलब आपने उसे इलेक्ट्रॉन निकाला। तो हम क्या करने लगे हैं, आयन क्रिएट करने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है देखें अगर कोई भी एटम है हम ड्रा करते हैं, उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, बच्चे क्या वो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा? ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें खास किस्म की एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
to remove electron from valence shell of any gaseous atom। बच्चे देखिए, गैसियस एटम का गेन से मतलब एक सेपरेट एटम होता है, एक आइसोलेटेड एटम होता है। देखिए, अगर सोडियम सॉलिड है ना, तो पहले हम इससे सोडियम गैसियस एक एटम निकालेंगे, उसको एनर्जी देंगे और उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी हम लोग देंगे, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। दिस इज नॉट एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन। तो देखिए, किसी भी शेल के, किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम से कम एक खास किस्म की एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्ची, क्या यूनिट होती है इसकी? इसकी यूनिट हम ज्यादातर जो लेते हैं ना, किलो जूल पर मोल में, बिकॉज हम किसी एक एटम के साथ काम नहीं कर सकते, हमें एक मोल एटम को लेना पड़ता है, वहां से हम जो एनर्जी लेते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यूनिट होगी किलो जूल पर मोल। बच्चे, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं? अगेन से बात आ गई, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, उसी फैक्टर्स को अप्लाई करके हम पीरियड थर्ड के आयोनाइजेशन एनर्जी को फोकस करेंगे। देखिए, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो बच्चे, फैक्टर्स के अंदर जो हमारे पास आता है, सबसे पहला एटॉमिक रेडियस। देखिए बच्चे, एटॉमिक रेडियस। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक स्मॉल साइज का एटम इलेक्ट्रॉन नजदीक है और एक लार्जर साइज का एटम है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मोर अट्रैक्शन। यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी और यहां पे लेस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। किस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए इजी होगा? तो वो जो हमारे पास राइट साइड पे पड़ा हुआ है, जो न्यूक्लियस से अच्छा खासा दूर है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। इसका मतलब साइज ऑफ द एटम ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा, अट्रैक्शन कम होगी, लूजली बाउंड होगा, उससे आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी। एटॉमिक रेडियस ज्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी कम हो जाएगी। यहीं से फैक्टर की जाहिर सी बात, एटॉमिक रेडियस ज्यादा हुआ, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज जहां पे ज्यादा, तो एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ी थी हमें, तो डायरेक्ट रिलेशन इसका। वहां पे न्यूक्लियर चार्ज कम था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, इस वजह से एनर्जी भी हमें ज्यादा कम देनी पड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, दूर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए, यहां पे इनर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं, लेकिन यहां पे 2 और 8 10। इनर इलेक्ट्रॉन जब जाहिर है ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा शील्ड करेंगे। शील्डिंग का मतलब होता है कि नेट अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम हो गई इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो अगेन से अट्रैक्शन कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा, अट्रैक्शन उतनी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में कम होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उतना कम होगी हमारे पास। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे उतनी कम होगी, तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, निकालना आसान होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। बच्चे, इन 3 फैक्टर्स को अप्लाई करें ना, एक चौथा फैक्टर है जो बिल्कुल एक्सेप्शन के अंदर आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस चीज को आखिर में देखते हैं। फिलहाल हम लोग अपने 3 फैक्टर्स अप्लाई करते हैं पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के ऊपर, और हम अपना एक्सपेक्टेड ट्रेंड निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमने ये पढ़ा थोड़ी देर पहले कि पीरियड थर्ड के अंदर हमारे पास, चूंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो हमारे पास है, सॉरी प्रोटॉन की, वो बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट कम होगा। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट कम होगा, तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस के नजदीक होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो देखें, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात करें, तो फ्रॉम
फ्रॉम दिस सोडियम टू हमारे पास आर्गन, या हम लोग बात करें क्लोरीन, तो वहां पे हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये है कि हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास है इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अब ग्राफ भी हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ भी ये है, एक्सपेक्टेड ग्राफ हमारा ये है कि अगर हम लोग यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें और यहां पे मुख्तलिफ एटम ले लें, लाइक सोडियम, लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड हमारा ये है कि सोडियम की सबसे कम होनी चाहिए, एल्यूमिनियम सॉरी मैग्नीशियम की ज्यादा, एल्यूमिनियम की और ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर और फिर क्लोरीन। एक्सपेक्टेड ट्रेंड हमारा ये है बिकॉज एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन क्या आती है यहां पे? एक्सेप्शन ये आती है कि जब हम लोग ट्रेंड को देखते हैं ना, अपने एक्चुअल ट्रेंड को, तो सोडियम की तो चले आ गई हमारे पास, सोडियम की हमारे पास आ गई 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी, मान लिया। मैग्नीशियम की जब बात करते हैं तो मैग्नीशियम हमारे पास इसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी है 7, हमारे पास आ जाता है 38, 738। अब ये भी हमारे पास मान लिया कि ज्यादा हो गई हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब एल्यूमिनियम की बात करते हैं ना, एल्यूमिनियम की, तो ये 578 आ जाती है, 578 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि सोडियम से मैग्नीशियम की ज्यादा थी, लेकिन मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की फिर कम हो गई। एक्सेप्शन आ गई यहां पे, एक इरेगुलरिटी आ गई यहां पे। फिर उसके बाद सिलिकॉन को जाते हैं तो सिलिकॉन 786, चलें ये ज्यादा हो गई हमारे पास। फास्फोरस को जाते हैं तो फास्फोरस 1012 हमारे पास आ गई, मतलब ये और ज्यादा हो गई इसकी। लेकिन जब सल्फर में जाते हैं ना, सल्फर में, तो ये अगेन से 1000, अब देखें 1012 ज्यादा है 1000 से, इसका मतलब फास्फोरस से सल्फर की फिर क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, अगेन इरेगुलरिटी आ गई एल्यूमिनियम से और मैग्नीशियम और सिलिकॉन से, फास्फोरस सल्फर के बीच में, क्लोरीन के फिर हमारे पास 1400 प्लस। तो देखिए यहाँ पे दो जगह पे जो इरेगुलरिटी आ रही है, किस वजह से? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करती है बच्चे? जो हमारे पास कंप्लीट फील्ड सब शेल होता है ना, इसकी सबसे ज्यादा, लेकिन कंपेरेबल होता है ये हाफ फील्ड के साथ, और पार्शली फील्ड की सबसे कम होती है, पार्शली फील्ड की सबसे कम होती है। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा आप देखें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है 3s2 के अंदर, और एस सबशेल कंप्लीटेड है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वहीं पे अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 3p1, अब p में देखें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फोकस करें जरा। अगर हमारे पास ऐसा हो, अगर हमारे पास ऐसा हो कि p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पार्शियली फील्ड कंसिडर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी पार्शियली फील्ड होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए अब ये हाफ फील्ड हो गया, 4 हो गए अगेन पार्शियली फील्ड, 5 इलेक्ट्रॉन अगेन पार्शियली फील्ड, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है अब ये कंप्लीट फील्ड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, पार्शियली फील्ड आ रहा है, पार्शियली फील्ड इसका सबशेल आ रहा है, लेकिन ये वाला कंप्लीट फील्ड आ रहा है। तो कंप्लीट फील्ड की स्टेबिलिटी तो ज्यादा है पार्शियली फील्ड से, इसका मतलब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, जब ज्यादा स्टेबल हुआ तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा, एल्यूमिनियम कम स्टेबल है, पार्शियल फील्ड है, कम स्टेबिलिटी है, उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है, इसी वजह से 578 और ये 738 आ गया। सेम केस विद फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस एंड सल्फर की जब हम बात करते हैं ना,
तो फास्फोरस का जो आखिरी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो 3p3, सल्फर का 3p4। अब p के 3 सब शेल्स हैं, p के 3 सब शेल्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फिल्ड हो गया और ये पार्शली फिल्ड हो गया। तो आई थिंक कि अब यहां पे बताने वाली कोई चीज नहीं रहती है कि फास्फोरस की क्यों ज्यादा है और सल्फर की क्यों कम है। क्यों? अगेन से सल्फर पार्शली फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड। तो पार्शली फील्ड आ गया सल्फर का, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी इजी है, थोड़ा सा एनर्जी कम हो गई। और फास्फोरस क्योंकि कंप्लीट सॉरी यहाँ हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब ये क्यों ज्यादा होता है हाफ फील्ड, इसके ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह बहस करेंगे। होप सो बच्चे आप लोगों को अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट मिला होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर समझ आई होगी। बच्चे इंशाल्लाह आप इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रह रही हैं बच्चे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एक अमेजिंग सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।